तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे, उसके जीसीबी प्राइस के बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे आप लोग जो पाई कॉइन के रिलेटेड जो पहले से सोच रखा है वो सही है या गलत है। जो $3,14,159 का जीसीबी प्राइस आ रहा है वो प्राइस क्या किसी एक्सचेंज में सेट होगा या एक्सचेंज वाले उसे तय करेंगे या फिर कम्युनिटी उसे तय करेगा, उस सिलसिले में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोगों को नॉइज भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा, वो इसलिए कि हम अभी खुले बाजार में बैठे हैं। ये पीछे आपको दुकान दिख रहा है हमारा, जो कि क्रिप्टो के पैसे से बनाया हुआ है। पहले से तो फ्रेम था, पहले से दुकान था, लेकिन 2021 के बाद ये बंद हो चुका था। लॉकडाउन में जो कोरोना वगैरह के टाइम में पूरा दुकान खाली हो चुका था। फिर हमने क्रिप्टो में एंट्री किया और उसके बाद आपको पता है कि बहुत सारे वहाँ से प्रॉफिट हुए। बात दरअसल ये है कि मैं आपको सीधे चैप्टर पे लेके चलना चाहता हूँ, सीधे डिटेल्स मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। मुद्दा ये है कि जो जीसीबी प्राइस अभी हम लोग अपने बीच में डिस्कस कर रहे हैं $3,14,000, क्या वो संभव है या नहीं है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, बात दरअसल ये है कि मैं आज आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। ये एक आर्टिकल आया था पाई नेटवर्क का ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल पर, जो कुछ इस तरह था कि जो कभी क्रिप्टो फैंटेसी की तरह लगता था वो अब डिजिटल मुद्रा के प्रति उत्साहित और उग्र दूतों के बीच गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। मतलब जो कभी फैंटेसी गेम लगता था, अभी इसके कम्युनिटी की ओर से और इसके चाहने वालों के बीच में ये काफी उत्साहित और गंभीर विषय बना हुआ है। सवाल बना हुआ है, क्या इस डिजिटल मुद्रा की एक इकाई वास्तव में इतना मूल्य रख सकती है कि हम संपत्ति के स्वामित्व के बारे में जिस तरह से सोचते हैं उसे बदल सकें? क्या वाकई इसका प्राइस इतना हो सकता है कि हम लोग अपने संपत्ति के स्वामित्व यानी ओनरशिप के बारे में जो सोचते हैं इसे बदल सकते हैं? तो ये चीज क्या है, इसे थोड़ा गहराई से समझिएगा। एक वायरल विचार ने गति पकड़ी है। क्रिप्टो विश्लेषक श्री स्पॉक एक ट्वीट के वायरल होने के बाद इस विचार ने ध्यान आकर्षित किया। क्रिप्टो विश्लेषक श्री स्पॉक यानी क्रिप्टो के जो जाने माने नुमाइंदे हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं कि क्रिप्टो के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं। सारे क्रिप्टो तो आपको पता है कि इंडिया के बाहर से आते हैं और ये उसमें बहुत सारा जानकारी अपने पास रखते हैं। और इन्होंने एक ट्वीट किया था, है ना, क्रिप्टो एनालिसिस्ट जिसके बारे में हम कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि उनका संदेश एक पाई कॉइन के लिए $3,14,159 में एक घर बेचना। उनका कहना था कि अगर मुझे कोई एक पाई दे जिसका कीमत $3,14,159 हो, मैं उस प्राइस में इस घर को बेचना चाहता हूँ। यहाँ बताया गया कि पाई नेटवर्क इकोसिस्टम तंत्र में रियल एस्टेट कैसे काम करता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर नए सिरे से बहस छेड़ दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बहस छेड़ दी कि पाई नेटवर्क रियल एस्टेट में कैसे काम कर सकता है। तो बाद यहाँ पे बताया गया कि उन्होंने बताया कि जब पाई नेटवर्क अपने 1 बीटा यानी जो बीटा वर्जन इसका आया था, यानी फ्री का वर्जन आया था, 1 बीटा चरण से वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के साथ पूरी तरह से परिचालित डिजिटल मुद्रा के परिवर्तित हुआ, तो ये समय महत्वपूर्ण था। यानी कि टेस्टनेट से मेननेट में हम आ गए, ये समय जो है काफी महत्वपूर्ण था। पाई परिस्थिति तंत्र के समर्थकों का तर्क है कि यह दृष्टि उतनी दूर की कौड़ी नहीं है जितनी लगती है ना। पाई परिस्थिति तंत्र यानी पाई इकोसिस्टम जिसे हम तंत्र बोलते हैं, पाई इकोसिस्टम के समर्थकों का तर्क है कि ये दृष्टि उतनी दूर की कौड़ी नहीं है जितना हमें लगती है। यानी जो हम $3,14,159 पाई का जिसमें प्राइस सोचते हैं, ये सही नहीं है। ये लोग कौन बोल रहे हैं? पायोनियर्स बोल रहे हैं जो इसके इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं। वह कहते हैं कि कुंजी पाई द्वारा अपने मूल्यों को परिभाषित करने के अनूठे तरीके में निहित है। वो कहते हैं कि ये एक ऐसा की है जो कि पाई के मूल्यों को परिभाषित करने के अनूठे तरीके में निहित है ना। मतलब इनका कहना है कि पाई का जो प्राइस है इसे मतलब एक अनूठे तरीके से इसका प्राइस को निहित किया जा सकता है या फिर इसके प्राइस के अंदर ऐसा कुछ है। तो आगे क्या बोलते हैं, ये अस्थिर एक्सचेंजों के माध्यम से नहीं बल्कि एक समुदाय संचालित मानक के माध्यम से, जैसे वैश्विक
सहमति मूल्य जीसीबी के रूप में जाना जाता है। ये किसी एक्सचेंजों में तय नहीं किया जा सकता, ये किसी एक्सचेंजों में हो नहीं सकता। ये होगा तो इसके इकोसिस्टम के अंदर होगा, जिसे इसके पायोनियर्स ही इसे डिसाइड करेंगे। तो क्या है यहाँ पे देख ले, पाई नेटवर्क के जीसीबी मॉडल को समझे। पाई नेटवर्क का जो जीसीबी है उस मॉडल को समझे। पारंपरिक क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत, जिनका मूल्य बाजार के अटकलों के उतार चढ़ाव से तय होते हैं, पाई नेटवर्क का जीसीबी समुदाय के भीतर एक साझा विश्वास को दर्शाता है। मतलब जो पारंपरिक बाजार है, जो क्रिप्टो एक्सचेंज है, वहां पे कभी भी प्राइस टेबल नहीं रहता, ऊपर नीचे होते रहते हैं। पाई नेटवर्क का जीसीबी समुदाय के भीतर एक साझा विश्वास को दर्शाता है। मतलब इसका जो इकोसिस्टम है उसके भीतर एक साझा, जो आपको पता है कि जो साथ देने वाला एक मेंटालिटी है, वो ये दर्शाता है कि एक पाई कॉइन का मूल्य $3,14,159 है। इसलिए नहीं कि बाजार इसे तय करता है, बल्कि इसलिए कि पाई उपयोगकर्ता सामूहिक रूप से इस बेंचमार्क पर सहमत होते हैं। वो इसलिए नहीं इसका प्राइस इतना ऊपर जाएगा कि किसी बाजार के जो एक्सचेंज है, किसी मार्केट में इसका तय प्राइस किया जाता है, इसका प्राइस तय किया जाता है। वो इसलिए होता है, इसलिए होगा कि इसके अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं, जो इसका इकोसिस्टम है, उसके अंदर इसके पायोनियर्स के द्वारा ये तय किया जाएगा, जो कि इसके बेंचमार्क पे लोग भरोसा करते हैं। समर्थकों का तर्क है कि समुदाय निर्धारित मूल्य ही परिस्थिति तंत्र के भीतर बड़े पैमाने पर लेन देन को संभव बनाता है। अगर इकोसिस्टम के अंदर बड़े पैमाने पर लेन देन होता है, इसके तंत्र ही यानी इसका इकोसिस्टम ही इसे सपोर्ट करता है और इकोसिस्टम ही इसके प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। तर्क सीधा है, यदि कोई विक्रेता जीसीबी पर अपने घर के लिए एक पाई कॉइन स्वीकार करने के लिए सहमत होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वह उस सिक्के का उपयोग फिएट मुद्रा में परिवर्तित किए बिना तुलनीय मूल्य के सामान और सेवाओं को खरीदने के लिए कर सकते हैं। यानी कि अगर मेरे पास पाई है, उस पाई को बगैर फिएट करेंसी में चेंज किए, यानी कि INR, डॉलर, यूरो, युआन, इसके बगैर, इसमें चेंज किए बगैर मैं उसे उसके बदले नहीं। वो इसलिए होता है कि समझ लीजिए मेरे पास एक पाई कॉइन है और उसके बदले मैं घर खरीदना चाहता हूँ, कार खरीदना चाहता हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहता हूँ, वो भी इससे बिना किसी फिएट करेंसी में चेंज किए, INR, USDT, युआन या फिर आप लोग रूबेल ऐसा समझ सकते हैं कि बगैर इसमें चेंज किए उसी पाई कॉइन को मैं अपने काम में ले सकता हूँ। इसका मतलब है कि इस तरह के लेन देन की सफलता बाहरी बाजारों पर नहीं, बल्कि पाई की आंतरिक अर्थव्यवस्था की मजबूती पर निर्भर करता है। यदि पाई नेटवर्क एक ऐसा परिस्थिति तंत्र प्रदान कर सकता है जहां उपयोगकर्ता बिना किसी नकदी के कार खरीद सकते हैं, निर्माण के लिए भुगतान कर सकते हैं, भूमि में निवेश कर सकते हैं या सोना सुरक्षित कर सकते हैं, जैसा अभी हमने आपको समझाया, तो एक पाई को घर के लिए एक्सचेंज करने का विचार कल्पना से कम और डिजिटल अर्थशास्त्र में एक सहायक प्रयोग की तरह अधिक लगने लगता है। यानी इसका जो जीसीबी प्राइस है, एक पाई के बदले घर लेना, कार लेना या फिर कंस्ट्रक्शन में काम करना, ये डिजिटल जो अर्थशास्त्र है इसमें कल्पना से ज्यादा हकीकत लगता है। ध्यान रखें, असली चुनौती कहाँ पे आने वाला है? फिएट रूपांतरण। जब हम इसको फिएट में रूपांतरण करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने इसे सेल कर दिया है ना, बहुत सारे कॉइन इन्होंने कमाए, लेकिन उसे टाइम से पहले इन्होंने सेल कर दिया, जो कि मार्केट में सर्कुलेटिंग में है। अब वो सारे पाई कॉइन को पाई खुद बाय करके अपने वॉलेट में ले रहा है। हालांकि इस दृष्टिकोण को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिसे भी मॉडल केवल तब तक काम करता है जब तक लेन देन पाई परिस्थिति तंत्र के भीतर रहता है। जिस क्षण कोई विक्रेता पाई को डॉलर, यूरो या किसी भी फिएट मुद्रा में बदलना चाहता है, जिसे भी बिखर जाता है। जब तक हम पाई के इकोसिस्टम के अंदर इसे कारोबार करते हैं, इसे लेन देन करते हैं, ठीक रहता है। जैसे ही हमने पाई को एक्सचेंज किया, यानी फिएट करेंसी में रूपांतरित किया, USDT, INR में रूपांतरित किया, तो ये बिखर जाता है, इसका कोई मायने नहीं रहता। इसलिए इस पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए, पाई नेटवर्क का पूरा कंट्रोल होना चाहिए अपने कॉइन पे। जितने कॉइन उसने मार्केट में सर्कुलेटिंग की है, सारे कॉइन को अपने पास ले और उस पे इससे विचार विमर्श करना चाहिए कि सिर्फ पाई में ही हम लोग लेन देन कर सकते हैं। वर्तमान में कोई भी प्रमुख एक्सचेंज जिस भी मूल्य पर पाई का समर्थन नहीं करता है। कोई भी एक्सचेंज $3,14,000 $3,14,159 को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये अपडेट था, और जिस भी प्राइस कैसे इस तरह से बन सकता है ये आपको जानकारी थी।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ा नॉइज आया होगा मुझे पता है, क्योंकि मैं रोड के साइड में बैठा हूँ, दुकान में बैठा हूँ, क्योंकि आपको पता है स्टूडियो टूट चुका है तो वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं यहाँ पे सीधे आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, धन्यवाद।